DW समाचार के सभी दर्शकों का स्वागत है। और इसके साथ साथ ही आज आपको हम बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए, या कह सकते हैं कि हमारे खास मुलाकात की अगली पेशकश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी। तो पुरुषोत्तम राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल बहुत प्लेटफॉर्म बहुत पे। धन्यवाद। और DW समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का कुछ अवसर दिए, इसलिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में नहीं हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो बिहार में नहीं हैं, कई ऐसे नवयुवक हैं जो काम काज के लिए बाहर हैं, और जो बिहार के पॉलिटिक्स में वर्तमान स्थितियों का उतना उनको आइडिया नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपके संस्था का या यानी कि स्वर्ण सेना के बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि क्या है ये, क्यों इसकी जरूरत पड़ी स्वर्ण सेना की, और ये कब और कैसे आप लोग इसको बढ़ा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के। देखिए, सबसे एक बहुत अच्छा आपने सुंदर सवाल हमसे किया है। आप भी बिहार के राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। बिहार का जो है, कई आके सिमट गया है। आज हम लोग को इस बिहार में अगर देखा जाए तो हर जात की एक संगठन बना हुआ, जो अपने अपने जात के विभिन्न मुद्दों को लेकर के कार्य करते हैं, अपने समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्य करते हैं। हम लोगों को भी आवश्यकता पड़ा और हम लोगों ने सवर्ण सेना की गठन किया। और सवर्ण सेना का गठन इसलिए किया कि अपने समाज के मुद्दे को, चाहे वो शैक्षणिक मुद्दा हो, जमीनी मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों पे हम लोग को लड़ने के लिए संगठन का निर्माण किया। सरकार से मांग करने का के लिए इस संगठन का हमने निर्माण किया। क्योंकि बिहार में हर चीज को जात के ही हिसाब से न्याय और अन्याय का जो भी फैसला होता है वो जात पर होता है। तो हम देख रहे थे कि हमारा समाज पूर्व कालों से ही अगर देखा जाए तो हमारा समाज के लोग सभी समाज के वर्ग को, सभी वर्ग के लोगों को लेके चलने का काम किए। हम भी लोग चलते हैं। लेकिन अब हमें जरूरत महसूस हुआ कि अपने भी समाज की बात होना चाहिए। हम दूसरे के पेट की भोजन की तो खुद टेंशन लेते ही हैं। और टेंशन लेते लेते इतना इतना हद तक हम चले गए कि हमारा ही पेट का भोजन छीना जा रहा है। तो हमें लगा कि एक संगठन का निर्माण करना चाहिए, और ये संगठन सामाजिक मुद्दे के साथ हम अपने समाज के राजनीतिक, शैक्षणिक या हर हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने एक संगठन बनाया है। इस संगठन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के मुद्दों की बात करना है, ना कि दूसरे समाज को ठेस पहुंचाने का है। मेरा संगठन का यही लक्ष्य है। जी। तो एक तरफ जहां इस समय जब वर्तमान राजनीतिक मूल्यों को देखें, उद्देश्यों को देखें, तो सारी पार्टियां किसी न किसी बेसिस पे अपने आप को या किसी प्रिंसिपल्स पे अपने आप को काम कर रही है। खास करके आज के राजनीतिक परिवेश को देखें तो जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हर पार्टी, चाहे आपको कांग्रेस ले लें, राजद ले लें, इवन जदयू तक की एक डिमांड था उनका, जो कि अभी एनडीए के समर्थक हैं। एक तरह से हर पार्टियां, चाहे आप राहुल गांधी की न्याय यात्रा को देख लें, हर पार्टियां एक बात को बार बार रह रही है कि हमें जाति जनगणना करना है। और दूसरा इनका एक स्लोगन इसमें यह है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसके एवज में स्वर्ण सेना की या स्वर्ण जो आपका ये संस्था है, उसका क्या डिमांड है, उनकी क्या मतलब अपने आप को वो किन मुद्दों पे अपने आप को बात करने, जो खास मुद्दे हैं उनके जिस पे वो अपने आप को आगे प्रोक्ष रूप में रखते हैं एक एक पब्लिक के सामने, वो कुछ हाईलाइटेड मुद्दे जो भी हैं वो आप लोगों को बताने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए, बिहार की हम वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, जातिगत जनगणना की बात हम करें। देखिए, बिहार में 500 करोड़ रुपया की लागत से जातिगत जनगणना हुआ। जातिगत जनगणना हुआ। एक तरफ हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार पीछा राज्य है, बिहार गरीब राज्य है। एक गरीब राज्य 500 करोड़ रुपया खर्च जात गिनने में करता है। जहां खर्च होना चाहिए था स्वास्थ्य पे, जहां खर्च होना चाहिए था कंपनी फैक्ट्रियां पे, जहां खर्च होना चाहिए था शिक्षा पे, वो नहीं हुए। लेकिन अगर जात पे भी हुए तो एक चीज समझने की जरूरत है। इन लोगों ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसने उसकी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना में आपने देखा आंकड़ा कि किसका संख्या भारी है। और उसका संख्या भारी के बावजूद देखिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति यह नारा दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
और वही लोग उसके हिस्सेदारी को खा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि जातिगत जनगणना में पीछे लोगों को न्याय मिल पाएगा, दलितों को न्याय मिल पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना का 500 रुपया की बड़ी घोटाला हुआ है जो सभी राजनीतिक पार्टियां ने मिलकर करवाया। और ईमानदारी पूर्वक अगर कहा जाए तो मैं भी इस बिहार का निवासी हूँ, और मैं डंके के चोट पे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे घर में जातिगत जनगणना हुए ही नहीं है। हमसे पूछा ही नहीं गया कि हम किस जाति के हैं, और आंकड़ा पेश कर दिया गया। सबसे हास्यास्पद तो ये बात हो गई कि जातिगत जनगणना का हाई कोर्ट ने रोक लगवाया और तुरंत चालू करवाया, और 2 महीने में हमारे बिहार के कर्मचारियों ने इतना ईमानदारी पूर्वक काम किया कि 2 महीने में ही पूरे बिहार का जातिगत जनगणना कर लिए। और बिहार का तमाम कार्यों को अगर देखा जाए तो इससे पता चलता है कि इतना जल्दीबाजी में जात ये गिन लिया गया कि हो सकता है कि हड़बड़ में रिपोर्ट को गड़बड़ कर दिया गया है। तो ये जातिगत जनगणना का रिपोर्ट का हमने शुरुआत दौर में भी खिलाफ किया और आज भी करते हैं कि जातिगत जनगणना सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पे किया गया है और सरकार के लोगों की संख्या की बढ़ाई गई है। एक चीज समझने की जरूरत है। आपने स्वर्ण सेना की बात कहा, मैं स्वर्ण सेना के कुछ मुद्दे पे आता हूं, उससे पहले कि मैं आपको ताजा ताजे मुद्दे को बता देता हूं कि बिहार में हेल्थ सोसाइटी का एक बहाली निकला है। उसमें सारे वर्ग के लोगों को वैकेंसी में दिया गया, किसी को 1300, किसी को 700, किसी को 500, जो भी उसके खाते में है उसको बहाली डाला गया है। अगर अन रिजर्वेशन की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो लिखा गया जीरो, न पुरुष को न महिला को। तो सरकार हम लोगों के साथ हमेशा अन्याय किया है, और इसी अन्याय को न्याय में बदलने के लिए स्वर्ण सेना संगठन काम करता है, और लगातार हम अपने समाज के मुद्दों को आवाज उठाते हैं। दूसरा मुद्दा है कि हमने 15 मार्च को एक स्वर्ण सेना के बैनर तले संकल्प सभा का आयोजन किया। संकल्प सभा का आयोजन करने का मुख्य मकसद क्या है? आज हमारे देश की राजनीति और बिहार की राजनीति को अगर देखा जाए तो जात से ही प्रेरित राजनीति हो रहा है। पिछड़ा को वोट साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दे दिया गया, लेकिन जो इस बिहार में शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, रोजगार के आधार पे जिन्होंने बिहार को डेवलप किया, जिन्होंने बिहार में जात पात को मिटाने का प्रयास किया, जिन्होंने बिहार में जमींदारी उन्मूलन का विरोध किए, वैसे महान सशक्त डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो आज भी भारत रत्न का मोहताज है। बस वजह एक ही हो सकता है कि वो जाति से, भूमियार जाति से आते थे, तो उनको भूमियार जाति के चश्मे से देख करके एक देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता को सम्मान नहीं दिया जाता है। जब इस देश में जात पात पे सम्मान बढ़ता हो तो हमें लगता है कि स्वर्ण सेना संगठन बनना बहुत जरूरी था। और हम लोग 15 मार्च को संकल्प सभा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में, मैं खुद कहता हूं, मैं पूरे बिहार का ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन मैं खुद कहता हूं कि अपने दरवाजे पे एक पोस्टर जरूर लगाऊंगा कि श्री बाबू को सम्मान नहीं तो किसी पार्टी का मैं गुलाम नहीं। और मैं किसी पार्टी को वोट देने को वाले नहीं है, क्योंकि श्री बाबू जैसे महान शख्सियत को, जिन्होंने बिहार और झारखंड एक राज्य रहते बावजूद भी बिहार को एक डेवलप राज्य के तौर पे पूरे देश के मानचित्र पे अर्चित किए थे, वैसे महान शख्सियत का अगर भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, बिहार वासियों के साथ अन्याय हुआ है। और हर चीज बिहार के जात पात के ही हिसाब से अगर होगा तो इसका हम विरोध करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। हमें किसी जाति वर्ग से परहेज नहीं, बल्कि हमारे समाज के साथ जो भी गद्दारी किए हैं उनके लिए हम खैर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जी। तो यहाँ दर्शकों को मैं बता दूं कि 15 मार्च को संकल्प सभा का आयोजन किया गया है पटना में, जहाँ पे जो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनकी स्मृति में, उनके उनके हक के लिए, भाई उन्हें भी, जैसे कि हर इस साल भी आपने देखा है कि 4 महापुरुषों को इस बार भारत रत्न दिया गया है। पांच पांच तो पांच 5 का, सॉरी माफ कीजिए, 5। तो 5 महापुरुषों को इस बार दिया गया है, जो कि वो भी एक कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसमें चल रही है। कई लोगों का कहना है कि सिर्फ 3 ही अलाउ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने या अभी की सरकार ने उसे एक तरह से चुनाव का एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है। तो इस पे एक जो जानकारी भी हम है, भी अभी देना इन चाहेंगे। पांचों को दिया गया देखिए, है। एक एक साल में एक कैटेगरिया है कि एक साल में 3 ही लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है, लेकिन हम्म। सरकार की तरफ से यह दलील आया कि 2023 में जो हुआ था वो भारत रत्न का सम्मान वितरित नहीं हो पाया था। तो 2023 और 24 मिलाकर के 6 होता है, तो 5 लोगों को दे दिया गया है। अभी तो मात्र मार्च महीना, तीसरे महीना चल रहा है, अभी भी 9 महीने बाकी हैं। 9 महीने में एक सम्मान जो बचा हुआ है वो श्री बाबू को मिलना चाहिए, जो कि हमारे देश की अनमोल रत्न है। जी। मेरा अगला सवाल इसी पे है। जैसे बिहार में
2024 का लोकसभा आ रहा है, उसके बाद 25 का विधानसभा चुनाव होगा। तो आपको, आप पूरे बिहार में घूमे हैं, क्योंकि जब मैं स्वर्ण सेना का देख रहा था, तो सबसे पहले स्वर्ण सेना का जो उदय हुआ, जो राष्ट्रीय मीडिया में खबर बनी, वो थी SC/ST एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाए, निराधार किया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस कहिए या स्व चेतना के आधार पे जो उन्हें अच्छा लगा, वोट बैंक की राजनीति कहिए या जो भी है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उससे ऑर्डिनेंस ला करके दोबारा से रीइंस्टेट किया। इसके खिलाफ पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें बिहार में जो स्वर्ण सेना थी उस उन्होंने काफी इसको एक तरह से कामगार बिहार बिहार बंद का वो किया। मध्य प्रदेश में काफी अच्छा रहा। तो इस समय राष्ट्रीय मीडिया की नजरों में सबसे पहले स्वर्ण सेना एक तरह से आई। तो मेरा भी सवाल ये है कि 2024 और 25 इलेक्शन है, तो सबसे पहले 24 की बात करते हैं। 24 में क्या आपको लगता है कि क्योंकि मुझे पता है बिहार में कई ऐसे बहुल्य लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पे स्वर्ण जातियों का एक तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से एक डिसाइडिंग फैक्टर है सीट्स के लिए, विनिंग विनिंग वोट्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि किन सीटों पे इस बार क्या उन सीटों पे सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या उन सीटों पे आपको स्वर्ण कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, पहला। दूसरा, क्या स्वर्ण फिर से बीजेपी के वोट बैंक की तरफ घुसेंगे या जाएंगे, या फिर अपने आप को अपना एक नया रास्ता तय करेंगे जो उनका भविष्य तय करेगा, उसके तरफ जाएंगे वो? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत राय आपके चैनल के माध्यम से मैं रखता हूँ। सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, लोकसभा का सीट है जो काट करके किसी दूसरे वर्ग के लोगों को दे दिया गया है। हम अपने नजदीकी लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद की बात कर लेते हैं। तो जहानाबाद लोकसभा में लड़ाई भूमियार वर्सेस यादवों का रहा है। वहां पे अति पिछड़ा का प्रयोग करके भूमियार के सहारा लेके इन्होंने चुनाव जितवाया, मोदी के नाम पे लोग चुनाव जीते। पाटलिपुत्रा सीट की बात करें, जहां से हमारे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी सांसद हुआ करते, तो वो भी सीट आज रामकृपाल यादव के हाथों में सुपुर्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर हम लोगों का सीट हुआ करता था, वो भी आज सीट अजय निषाद जी को सुपुर्द कर दिया गया। तो कई ऐसे लोकसभा के सीटें हैं, विधानसभा के सीटें हैं जो सवर्ण बहुल है, लेकिन उन्हें सवर्णों को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए इस सरकार ने जो साजिश रच करके सीट को दूसरे लोगों को दे करके कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमें कमजोर किए हैं। तो उन तमाम सीटों को हम पुनः वापसी की मांग जरूर करते हैं। और जो भी लोग इन तमाम सीटों पे हमें पूर्ण वापसी करने का भरोसा देंगे, मेरा वोट उसी को जाएगा। क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। जो मेरा बात करेगा, मेरा वोट पे राज करेगा। और मेरा वोट वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, ये जो वर्षों से शासन चल रहा है वो शासन न चलने देंगे और न चलेगा यार। तो पुरुषोत्तम जी, आप एक युवा हैं। क्या आपको लगता है कि आज के समय में जब दुनिया या किसी भी देश विदेश में आप देखें कि लोग एक तरफ से साइंस रिसर्च से लेकर हर एक मुद्दों में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इवन भारत को भी देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आज भी अगर भारत एक पूरे भारत को देख लें, लोगों का कहना है कि बिहार में, जैसे मेरा एक मानना है कि सिर्फ बिहार में जातिगत चीजें नहीं है। आप अगर गुजरात ले लो, वहां भी पाटीदार से लेकर हर तरह से हैं। हरियाणा ले लो, जाट गुज्जर सब तरह से हैं। तो कहना यही होता है कि जातिवाद समीकरण में सिर्फ बिहार और यूपी को एक तरह से हिंदी हार्टलैंड को जोड़ दिया जाता है। बट जहां आप अगर सिस्टमैटिक वे में देखोगे तो हर तरह की अपनी इथनिक वैल्यूज है, हर तरफ से इथनिक डिविडेंट है हर जगह पे। तो क्या आपको लगता है कि इस समय 2024 20वीं 21वीं सदी में हम जाने वाले हैं, पहुंच रहे हैं एक तरह से, विश्व गुरु का एक नारा दिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, क्या इस समय भी आजादी के इतने सालों बाद, या आप सभ्यता के इतने सालों के बाद, आज भी अगर जात पात पे या धर्म पे राजनीति अगर हो रही है, तो क्या ये हमारे जो हमारे आज तक के नेता थे, जो हमारे जननायक कह सकते हैं आप, या प्रतिनिधि थे, क्या उनमें उनकी कोई कमी रही है, या फिर ये हमेशा से एक ऐसा चीज रहा है जो कभी खत्म ना होगा? आपकी इस पे क्या राय है एक युवा की तरफ? एक चीज देखिए, सबसे पहली बात ये समझना होगा, हमने श्री बाबू का चर्चा आपके लाइव के माध्यम से हमने किया। श्री बाबू ने जो इस बिहार के लिए करके गए, जात पात से सामाजिक न्याय की बात जो उन्होंने करके गए थे, उनके मार्ग पे उनके आने के बाद एक भी नेता नहीं चले। जिसका एक बड़ी वजह रहा कि बिहार में जात पात समाप्त नहीं हुआ। बिहार में रोजगार, बिहार के लोग बिहार में रोजगार नहीं कर पाए। बिहार के छात्र को बिहार में पढ़ने के लिए लाभ नहीं मिल पाया। जो भी लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति किए। वो बंटवारा चाहे जिस स्तर का हो, हर लोगों ने बंटवारा किया।
और अपने रोटी सेकने के लिए एक दूसरे का सहारा लेकर के, एक दूसरे जात पे टिक्का टिप्पणी करके कहीं ना कहीं बिहार के विकास का मार्ग को इन लोगों ने अवरुद्ध किया है। आज हम लोग जैसे भी लोग मजबूर हैं जात-पात करने से, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो आने वाला समय में हमें सड़कों पे भीख मांगना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम लोग को मजबूरी के वश से आना चाहता है, लेकिन अगर दिल तो यही कहता है कि सब मिलजुल कर बिहार के विकास की बात करना चाहिए। तो हमें भी शर्मिंदगी आता है जब हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, सारे लोग विकसित हो गए, और वहां जाकर के जब पता ये करते हैं कि वहां के मजदूरी करने वाला किस राज्य का है तो वो बिहार का पता चलता है, वहां किसानी करने वाला किस राज्य का है तो वो बिहार का पता चलता है। जब हम बिहार छोड़ अन्य राज्यों में जब जाते हैं तो होटल की वेटर की काम देख ले या गार्ड की नौकरी की देख ले तो वो सारे लोग बिहार के करते हैं। तो हमें बहुत दुख होता है कि हमारे बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ी बाधक ये भी रहा है कि लोग जात पात के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और किसी का विकास नहीं करे, किसी का भला नहीं करे। कोई गरीब को बात करके गरीबों को ही लूट रहा है, कोई दलित बैकवर्ड की बात करके दलित बैकवर्ड के ही हक को मार रहा है, कोई फॉरवर्ड की बात करके फॉरवर्ड के ही हक को मार रहा है। तो इन लोगों को सबसे पहले अपने अंदर से स्वार्थ को हटाना चाहिए, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए सबसे पहले इन लोगों को आना चाहिए। आप जहानाबाद क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। जहानाबाद क्षेत्र में मैंने जैसे देखा है कि कई बार ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को सीट दिया जाता है और वो जीतते भी हैं, जिनका जहानाबाद से ताल्लुक नहीं रहा हो, वो नए आते हैं। और चाहे आप लोकसभा में, वर्तमान लोकसभा में देखें, तो क्या आपको लगता है कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 2024 में कोई उसी क्षेत्र का नेता या प्रतिनिधि को चुनना चाहिए लोगों को, या फिर उनको टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि जहानाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूमिहार और यादव, अगर कास्ट बेसिस पे जाए तो भूमिहार और यादव का बहुल क्षेत्र माना जाता है। लेकिन एक्स फैक्टर में आप मुस्लिम को भी ले सकते हो, वो भी एस सी एस टी ओबीसी भी को ले सकते हो। तो इसी का फायदा उठा करके हमेशा तीसरी जो, चाहे खास करके आप जदयू अपना सीट नहीं छोड़ती है वहां पे लोकसभा में, तो क्या आपको लगता है कि इस बार क्या अपेक्षा, सबसे पहले तो आपकी अपेक्षा अपेक्षा क्या है, किसको सीट मिलने की आशा है? देखिए वो तो गठबंधन के घटक दल तय करेंगे किसको टिकट मिलना है, किसको टिकट नहीं मिलना है। मेरा मांग ये है कि जो सीट जिसके लिए रहा है सुरक्षित उसी को दे देना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आपने बात रखा कि जहानाबाद के लोगों को सांसद बनना चाहिए या बाहरी लोगों को सांसद बनना चाहिए, एक चीज समझने की आवश्यकता है, जहानाबाद के लोगों का दर्द को कौन समझेगा जो जहानाबाद में रहेगा? जहानाबाद के लोगों की जमीनी समस्या का है वो कौन बतलाएगा जो जहानाबाद में रहेगा? अब आप बाहरी कैंडिडेट को ला करके जहानाबाद से चुनाव में लड़वा रहे हैं और उनको जिता रहे हैं, वो निश्चित रूप से जहानाबाद का विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो 5-6 साल जहानाबाद के मानचित्र को ही समझने में लग जाएगा। तो अगर एक चीज ये होना चाहिए और जनता में भी कम से कम ये चीज होना चाहिए कि आपका दर्द, आपका दुख, आपका सुख आपका घर का बेटा ही समझ सकता है, बाहरी लोगों को आपको दुख दर्द से कोई मतलब है नहीं। आज जहानाबाद 5 साल, लगभग लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 5 साल बीत गया। 5 साल में जहानाबाद का कितना विकास हुआ, जहानाबाद की जनता कितना खुशहाल है, वो तो आप अपने चैनल के लोगों के द्वारा सर्वे करा करके भी आप देख सकते हैं कि लोगों का जो गुस्सा है किस कदर बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जहानाबाद के लोगों को ही जहानाबाद में मौका देना चाहिए, और वैसे लोगों को मौका देना चाहिए जो जहानाबाद के विकास के बारे में सोचे, जहानाबाद के युवाओं के बारे में सोचे, जहानाबाद के शिक्षित क्षेत्र कैसे हो इसके बारे में सोचे। वैसे ही लोग को इस बार जहानाबाद से मौका देना चाहिए। अब किस पार्टी को देना चाहिए, किस गठबंधन को देना चाहिए, ये हम तय नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अच्छा हो, जिस गठबंधन से हो, जिस पार्टी से हो, उन्हें तो निश्चित रूप से जिताने का प्रयास करना चाहिए। अ, हम आते हैं अपने आपके 15 मार्च के संकल्प सभा के आयोजन के बारे में। कैसी तैयारियां चल रही हैं, और ग्राउंड लेवल पे आप क्या क्या काम कर रहे हैं फिलहाल अभी उसको सफल बनाने के लिए? देखिए, निमंत्रण लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, हम ये सारे काम में अपने लगे हुए हैं। और डाउन देखा जाए तो हमेशा हम जमीन स्तर पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी कई ऐसे कार्यक्रम है जो आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल अभी हम 15 मार्च के कार्यक्रम को फोकस किए हुए हैं, और 15 मार्च का जो कार्यक्रम होगा उस दिन एक महाजुटान होगा। उस दिन हम लोग संकल्पित होंगे, श्री बाबू के वो भारत रत्न दिलाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और तब तक लड़ेंगे जब तक श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिल जाता है। हमारी लड़ाई सभी पार्टियों से है, हमारी लड़ाई सभी सरकारों से है, क्योंकि सभी सरकार को इनके लिए आवाज उठाना चाहिए। बिहार सरकार को भी अनुशंसा करना चाहिए, जिससे कर्पूरी ठाकुर जी के लिए किए, वैसे श्री बाबू के लिए भी अनुशंसा करना चाहिए। तो हमारी लड़ाई ये है, और ये फर्स्ट मुद्दा ये है, जब तक इस मुद्दे पे हम न्याय नहीं ले लेते हैं तब तक दूसरे मुद्दे को हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं। बाकी जो
हमारे हित में, हमारे अहित में फैसले आते रहेंगे, उस पर हमारा लगातार आवाज उठता है, उठता रहेगा। इससे पहले कि हम पंकज जी के पास चलें, उनका कुछ सवाल है। उससे पहले कि मैं आपसे एक अपनी एक निजी राय है कि बिहार में जहां तक मैंने स्टडी किया है, सर्वे किया है, उसमें मुझे ये समझ आया है कि खास करके स्वर्ण समाज, अगर उसकी बात करें, स्वर्ण समाज के कई नेता हैं। जैसे अभी जब पिछला लोकसभा या विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो मैं नाम आशुतोष जी ने राजपा करके पार्टी बनाई। तो उस कर देंगे, उन्होंने नहीं सीट्स निकलेगा पे, कई पैसा। जगहों पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इलेक्शन भी लड़े। तो ऐसे ऐसे कई नेताओं का नाम है जो क्षेत्रीय लेवल पे अपना अपना एक वर्चस्व रखते हैं, लेकिन कभी भी वो एकजुट होकर करके एक फाउंडेशन या एक मंच नहीं दे पाए हैं। तो अगर ये डिविडेंड या बटा हुआ स्वर्ण समाज क्या इम्पैक्ट डाल पाएगा लोकसभा चुनाव में? वो हमारे समाज के लोगों को तय करना चाहिए। अगर लोग बट रहे हैं तो लोगों को एकजुट करने का निर्णय हमारे समाज के लोगों ले सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी समाज का ठेकेदार नहीं होता। हम लोग एक माध्यम है सामाजिक मुद्दे को आवाज उठाने के लिए। आशुतोष कुमार जी भी एक माध्यम है समाज के बात को उठाने के लिए, समाज की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। अब समाज के हमारे गार्जियन, हमारे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, वो तय करेंगे कि समाज का नेतृत्व कौन करेगा। हमारी अंदर इतनी औकात नहीं कि समाज का नेतृत्व मैं करूंगा। किसी के अंदर ये औकात नहीं कि समाज का नेतृत्व कौन करेगा, ये समाज के लोग ही तय करते हैं। तो हमें ये कहना कि हम एक समाज का एक बड़े नेता है, बिल्कुल नहीं, अपने समाज का नेता नहीं है। हम इस समाज का एक बेटा है और हमें हक बनता है कि अपने समाज की मजबूती, बातों को मजबूती से लड़े और समाज के लोगों को न्याय दिला पाए। और न्याय दिलाने का मतलब सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बनना नहीं होता है। न्याय दिलाने का मतलब, भगत सिंह ने भी इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने फांसी पर चढ़ गए, वो देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बने। तो हर लोग का एक उद्देश्य होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि समाज को न्याय मिले। हमारे समाज के जो वर्षों से ठगा जा रहा है, अब लोग ना ठगे, हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरा कोई शौक नहीं है कि समाज के लोग आए हमको समाज का सिरमौर बना दे। मैं उस उम्र में भी नहीं हूँ। हमारे हमारे समाज में ऐसे कई गणमान्य लोग हैं जिनको समाज का सिरमौर बन करके समाज को नेतृत्व करना चाहिए। हम सभी युवा उनके साथ हैं। समाज जो भी निर्णय लेगा मैं उनके साथ हूँ। पंकज जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करके थोड़ा सा सवाल कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। पुरुषोत्तम जी, अभी जो अभिषेक जी ने सवाल पूछा, मैं उससे बस एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने एक चीज बोला जो कि बहुत अच्छे ढंग से बोला कि समाज विघटन हो चुका है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम सवर्ण के लिए लड़ते हैं। देखिए तो पंकज जी, थोड़ा सा बीच में आपको टोकना चाहेंगे। समाज को आप नहीं कह सकते कि समाज बटा हुआ है। लोगों की सोच बटी हुई है, समाज नहीं बटा हुआ। समाज तो स्वर्ण समाज है। हो सकता है कि मैं स्वर्ण सेना में होगा, कोई राष्ट्रीय जनजन पार्टी में होंगे, कोई भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच में होंगे। सबका उद्देश्य एक ही है, समाज को न्याय दिलाना। लोगों को रास्ते अलग अलग हैं। आप उस रास्ते को ये नहीं कह सकते कि समाज बटा हुआ है। समाज तो मेरा एकजुट है। हम लोग तो आपस में बटे हुए हैं, ये आप कह सकते हैं। व्यक्तिगत हम लोग संगठन बटे हुए हैं, ये आप कह सकते हैं। तो संगठन बटा हुआ नहीं है, संगठन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। हर लोग का अलग अलग मुद्दे होते हैं। नहीं, तो इससे एक मैसेज जाता है ना पुरुषोत्तम जी। जैसे हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, आशुतोष कुमार जी ने एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनजन पार्टी। मैंने उनके बहुत सारे सीटों के बारे में जानता हूं। तो कहीं पे उनको 200 वोट आए, कहीं पे 300 वोट आए। एक जगह उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया जहां से मात्र उनको पास 385 या 86 वोट आए, जो कि एक प्रकार से बहुत ही ऐसा मैसेज समाज में गया और ऐसा लगा कि इसका बिल्कुल समाज में एक बिखराव है। तो ऐसे कैसे विपक्षी जो पार्टियां हैं वो आप पे कैसे भरोसा करे? उसके सामने तो आप एकता का परिचय दे ही नहीं रहे हैं। देखिए पंकज जी, एक चीज ये समझना होगा। कोई बच्चा अगर जन्म ले कल, और उसको अगर परसों से आप देखेंगे कि मैदान में दौड़ने लगे, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। आशुतोष कुमार जी ने संघर्ष किया है। 500 वोट आए, 200 वोट आए, 300 वोट आए, 400 वाइस पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हारता वही है जो लड़ता है। कम से कम ताकत को दिखाए, कम से कम एहसास को दिखाए कि आपके अलावा भी मेरे पास ऑप्शन है। समय लगेगा, सब कुछ सही होगा। आज हमारे बिहार में हमारे समाज से डिप्टी सीएम भी बने। ये हम सबों का आंदोलन का ही दिन है, हम सबों का लड़ाई का ही दिन है। आज हमारी समाज को 10% आरक्षण का लाभ मिला, जिससे कई लोग आईएएस हुए, कई लोग आईपीएस हुए, कई लोग सरकारी पद पे बहाल हुए। ये हम लोग की लड़ाई का ही दिन है। तो हर चीज में ये नहीं होता कि लड़ाई का मतलब मुख्यमंत्री बन जाना, डिप्टी सीएम बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना। संघर्ष जारी है। और सवर्णों को जो ने नहकारा है, आज देख लीजिए सत्ता से वही लोग दूर गए हैं।
मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा पुरुषोत्तम जी। जब मैं बहुत सारे जगहों पर लोकसभा और विधानसभा में जब कवरेज किया हूं, तो बहुत सारे समाज के लोग जब निराश होते हैं, जब नाराज होते हैं प्रत्याशी से, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि हम लोकसभा या विधानसभा में नोटा पर बटन दबाएंगे। मैं 2019 लोकसभा का आपको जिक्र कर देता हूँ, 34,000 समथिंग वोट नोटा पर गिरे थे। क्या आपको लगता है कि जब समाज नाराज होकर नोटा दबाने से इसका कोई अच्छा मैसेज जा रहा है, या फिर इसका कोई फायदा होता है? अभी आप एकजुटता की बात कर रहे थे, 34,000 जो भी वोट है हमारे समाज की तरफ एक पक्ष में वोट जाके गिरे। लोग नेता से नाराज थे, लोग गठबंधन से नाराज थे। तो एक चीज समझना होगा पंकज जी, जहानाबाद लोकसभा की बात करते हैं, मैं इस बार भी लोकसभा की मैं बात आपसे कर लेता हूं। अगर वही कॉरिडोर के फिर से दोहरा दिया गया तो हमें लगता है कि इस बार एनडीए गठबंधन को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। हर जगह आप हर चीज को मजाक में नहीं ले सकते हैं। हमारे समाज को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमजोर करने का एक बहुत बड़ी साजिश चलती है। पाटलिपुत्र सीट छीना गया, जहानाबाद सीट छीना गया, मुजफ्फरपुर का सीट छीना गया, मोतिहारी का सीट छीना गया। खैर मोतिहारी तो स्वर्ण को ही दिया गया, तो नो परहेज। हमें लगता है कि जहानाबाद को एक गंभीरता से सभी पार्टियों को सोचने की आवश्यकता है, और खास करके एनडीए को सोचने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से आप इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने जहानाबाद के लोकसभा का 2019 के चुनाव में आपने किया। अगर वही गलती आप फिर से 24 में दोहराएंगे तो कहीं ना आपका हार का सामना इस जहानाबाद से भी करना पड़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को भी कह देना चाहता हूँ। तो पुरुषोत्तम जी, अगर आप राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो आपने बताया कि भाजपा या एनडीए गठबंधन की आपने चर्चा की। तो क्या आपको लगता है कि राजद से आपको उम्मीद नहीं है कि राजद भूमिहार या फिर सवर्ण प्रत्याशी उतारेगी? देखिए पंकज जी, बिल्कुल उम्मीद था, लेकिन एक गलती करता है उसको माफ कर दिया जाता है, दोबारा गलती करता है उसको भी माफ कर दिया जाता है, लेकिन बार बार आपके साथ ही गलती हो तो वो गलती नहीं होता है, वो जानबूझकर गलती किया जाता है। हमने विश्वास किया था 2020 के विधानसभा चुनाव को देखे या एमएलसी का चुनाव को आप देखें पंकज जी, नजदीकी से देखें, बोचहा का उपचुनाव को आप देखें, तो बोचहा चुनाव में हमारे समाज के लोगों ने एक तरफा जाकर के राजद को वोट करवाया। वो काम विधानसभा चुनाव थे, लेकिन आप एक तरफ जब महागठबंधन की सरकार बना बहुत उत्साह कार्तिक से राजपूत कोटे से सुधाकर सिंह मंत्री, मात्र मामूली सी दोनों का मंत्रालय छीन लिया गया। उनसे बड़ा बड़ा गलती करके लोग मंत्री बन के बैठे रहे। तो हमें लगता है कि ए टू जेड करके बात करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी हमारे समाज के साथ धोखा दिए हैं। मंत्री अगर दोबारा बनाने से धर्माधिकारी कार्तिक मास्टर साहब पे आरोप लगा। जी, पुरुषोत्तम जी, एक सवाल आपने धोखा शब्द की चर्चा की। राजद ने भूमिहार समाज को टिकट दिया। हम मोकामा की बात करें या फिर चेतन आनंद की बात करें, इन दोनों को राजद समाज ने टिकट दिया, राजद पार्टी ने टिकट दिया और दोनों एमएलए बने। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब वक्त आया तो वो दोनों विधायक पार्टी छोड़ दिए। तो कैसे विश्वास राजद करे आप पे? आप देखिए पहले विश्वास किसने तोड़ा पंकज जी, ये भी चीज देखना होगा। पहला विश्वास किसने तोड़ा? 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी का उस भाषण को आप फिर से दोहराइए, जब मोकामा के विधानसभा चुनाव में जाकर के ये कह रहे थे कि आपके नेता अनंत सिंह को किस प्रकार से फंसाया, आप सब लोग जानते हैं ना। जनता ने कहा कि बिल्कुल हम जानते हैं, और तेजस्वी जी को मौका दिया। तेजस्वी जी सरकार में भी अनंत सिंह के लिए आवाज नहीं उठा पाए। बात रहा चेतन आनंद की, और एक चीज मान जी, मोकामा का चुनाव सिर्फ सिंह ही होते हैं, किसी पार्टी किसी संगठन नहीं होता है। जिसके साथ अनंत सिंह होते हैं वो एक सीट मोकामा का जीतता है, चाहे जो भी पार्टी निर्दलीय चुनाव जीते। तो अनंत सिंह के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है, वोट है जनाधार है। लेकिन अनंत सिंह के साथ भी कहीं ना कहीं ठगी हुआ था, और उनके नाम पे ही 5 एमएलसी भूमिहार सीट चुनाव जीता था आरजेडी, और आरजेडी की तरफ रुझान करोड़ों का। उसके बाद सरकार से समाज को मंत्री बना करके तुरंत हटा लेना, फिर किसी दूसरे को मौका नहीं देना, ये कहीं ना कहीं पहला धोखा राजद की तरफ दिया गया था। तो दूसरा धोखा आपने पा लिया। चलिए, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती समय में से समय दिया, और हम पूरे डीडब्ल्यू समाचार टीम की ओर से आपको आपके आगामी कार्यक्रम के लिए बहुत सारी बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जी धन्यवाद।